नमस्कार दोस्तों, आजकल सेबी के रिफॉर्म्स बहुत हेडलाइंस बना रहे हैं। वीकली एक्सपायरी हटाओ, मार्जिन बढ़ाओ, एफ एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करो। लेकिन 200 से ज्यादा लॉस मेकिंग ट्रेडर्स से बात करके पता चलता है कि प्रॉब्लम माइट बी समथिंग एल्स, और जिन चीजों का समाधान किया जा रहा है वो प्रॉब्लम शायद है ही नहीं। ये जो लॉसेस होते हैं का रियल रीजन वीकली एक्सपायरीज या मार्जिन रूल शायद है ही नहीं। 93% ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में है। ये 93% लॉस क्यों कर रहे हैं ये जानने की कोशिश की है। क्या सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया है और उसी के बेस पे आगे के फैसले लिए जा रहे हैं? इस वीडियो में हम उन्हीं ट्रेडर्स के दिमाग में झांकेंगे जो खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सेबी के डेटा के पीछे की छुपे क्वालिटेटिव सच्चाइयों को और समझेंगे एक छोटे ट्रेडर आखिर लॉस क्यों करते हैं और वो लॉस छोटे से बड़ा और फिर डिजास्टर्स क्यों बन जाता है। ये समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग रीजंस क्या है लॉसेस के, एक एक करके जांचने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक शॉर्टकट को पाने के लिए मैंने सब मिस कर दिया अपनी लाइफ में। मुझे पता नहीं था कि क्या है आखिर निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये सब मेरे को आइडिया नहीं था। लेकिन फिर मैंने पता किया कि व्हाट इज द लाइक इंडेक्स। सोच है कि वापस मार्केट अपने आप से ऊपर आता है। किस बेस पे? होप ट्रेडिंग, ओनली होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग, दिस इज अ न्यू वर्ड एंड परफेक्ट वर्ड। दुनिया में स्टॉक मार्केट भी आती है। 5,000 का लॉस है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पास्ट में इतने लॉसेस देखे हैं कि उतना सहन करना आ रहा है। 1,000-1,500 का प्रॉफिट हो गया और इतना मैं तो कभी देखा नहीं था, तुरंत ही काट दिया। तो समझो कि 2-3 मिनट में अपना खेल खत्म हो गया। सबसे पहले गेटिंग ओवरनाइट रिच। रिटेल ट्रेडर सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं, ऑप्शन से रातों रात लाखों रुपए बनाए जा सकते हैं। ये आइडिया फिनफ्लुएंसर्स ने और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। यूट्यूब पे 2 गुना 3 गुना रिटर्न के स्क्रीनशॉट, टेलीग्राम ग्रुप्स पे 1000 के 10,000 बना सकते हैं। ऐसे पोस्ट देख देख के इनका दिमाग ऑलरेडी उस दिशा में जा चुका है। और जब इन्हीं लॉस मेकिंग ट्रेडर से पूछा गया कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग को आखिर समझ के क्या आए थे, क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी, तो कुछ इस तरह के जवाब इन लोगों ने दिए। तो ही इज मैनेजिंग 100 करोड़ ऑफ फंड अभी भी। तो ऑनलाइन स्टार्ट किया। फ्यूचर के लिए उन्होंने बोला कि 1 करोड़ कैपिटल चाहिए कम से कम। 200 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस है तो 200 पॉइंट्स में अगर 1 लॉट भी हम लेते हैं, अगर 500 का भी अगर हमारा लॉट है तो सीधा ही 2 लाख का लॉस हो गया। मैं लास्ट ईयर आपको एक बात बताता हूँ, 13 या 14 मई का दिन होगा। 8.5 लाख रुपए मैंने कमाए एक दिन में, 8.5 लाख रुपया, और कैपिटल से 14 लाख रुपया। ठीक है, 14 लाख रुपए से मैंने 8.5 लाख रुपए कमाए। अब मेरे अंदर की लालच ये थी कि यार इसको 1 मिलियन कर लेते हैं, मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा कि माउथ और अचीव होगा। ये 1 मिलियन में आज कमा लिया अपने आप को। अभी के टाइम में अगर ट्रेडिंग में हमको 10 लाख लेके जाना है तो अब तो मैं इतना एक्सपीरियंस किया हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर कैपिटल का 10% मेरा बन जाए डेली का तो मैं अब एक्सेप्ट करूंगा। कैपिटल का 10% डेली का? ओहो, क्या बात। मतलब मैं अब ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा हो तो फिर उतना सही है, क्योंकि 1 लाख डेली का बनाना और 10 लाख लॉस करने से बेटर है। ये लालच ये देख के आ रही थी, एक तो वहाँ पे सस्ते में प्रीमियम है। ठीक है, अगर मान लो कोई शेयर मान लो इन्फी है, ठीक है, 1600 में है, कितने ले पाऊंगा? वही मैं 160 रुपए का प्रीमियम में क्वांटिटी ले सकता हूँ। अब इस सोच के पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है? गेट रिच क्विक बायस, मतलब ह्यूमंस को नेचुरली ओवर एस्टिमेट करना अच्छा लगता है कि शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को बनाया जा सकता है, और अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि उसके साथ कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जब एक छोटा सा प्रॉफिट 2,000 या 5,000 का मिलता है तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करती है। लगता है कि ये रिपीट करना आसान है, लेकिन एक्चुअल में पहले प्रॉफिट को लोग अपनी स्मार्टनेस समझने लग जाते हैं, खुद की दुनिया में जीते हैं कि ये शायद उनको स्किल मिल गया है, विच एक्चुअली इज प्योर लक। एंड देन सोशल प्रूफ। जब इन्फ्लुएंसर बोलता है और दिखाता है कि सबको प्रॉफिट हो रहा है तो लगता है कि मैं ही पीछे क्यों हूं, सबका हो रहा है, मेरा भी आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। अब नए ट्रेडर्स को ग्रीक्स, टाइम डिके, आईवी क्रश, ये सब के बारे में कुछ खास पता नहीं होता है। प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देख लिया, बस इतना ही बहुत है इनको मार्केट में अपना पैसा डालने के लिए, और फिर ये पैसा बार बार डाला जाता है। और वो क्यों डाला जाता है, उसके पीछे कोई और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। क्या बोलूं सर, एक शॉर्टकट को पाने के लिए मैंने सब मिस कर दिया अपनी लाइफ में। 2020 में करुणा आपकी सैलरी क्या थी? सर वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी। 50,000 से ऊपर थी? नहीं। तो आपको पैसा ज्यादा क्यों कमाना है? आपको मुश्किल चल रही थी जिंदगी में कुछ? नहीं सर, वो इश्यू नहीं था। मतलब एटलीस्ट हम जो चाहते थे, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हमें सोचना नहीं पड़ता था सर उसके लिए कि हमको ये कपड़े पसंद है या हमको ये खाने जाना है, आज हमको यहाँ जाना है। और आज कंडीशन वो है कि मुझे एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ता है। जब मेरी बेटी भी इवन मुझसे कुछ कहती है तो मुझे सोचना पड़ता है एक बार कि मैं इसको ही पैसे दिलाऊं। व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन? किस उम्मीद के साथ आए थे आप ऑप्शन बाइंग में? एक्सपेक्टेशन तो ये था कि मुझे एकदम से अमीर होना है। बहुत टाइम हो गया था कंटिन्यू वही सेम जॉब चल रहा था। तो जब ट्रेडिंग का मुझे पता चला कि यहाँ से एक इंस्टेंट मनी बन जाता है,
ना उस टाइम में थोड़ा यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता था मैं, तो वहाँ से थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था कि एकदम बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है, एक ऑप्शन लो हीरो टू ज़ीरो, ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। आपका जो लास्ट जॉब का लास्ट साल था, उसमें आपका मंथली सैलरी क्या था? 70,000 पर मंथ आता था। मैं कह रहा हूँ कि क्यों बैठे? स्विंग में ऐसा क्या दिक्कत था कि यार मज़ा नहीं आ रहा? अपने को पैसा कमाना था सर। ऑप्शंस में किस सोच के साथ आए थे? व्हाट वाज़ योर थॉट प्रोसेस? ऑप्शन से मैं ये सोच के आया था कि ये क्विक मनी स्कीम है, मतलब पैसा डालो तुरंत सेम डे पे ही तुरंत रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, दूसरा रीजन ओवर ट्रेडिंग या रैंडम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ना यार एक डिसिप्लिन एक्टिविटी है, मतलब मार्केट खुल गया है तो ट्रेड तो करना ही है, या सेटअप क्लियर नहीं है पर ट्राई करने में क्या दिक्कत है? यही है ओवर ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेडिंग की शुरुआत की कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। मेरे साथ ये हुआ है, एक बार सिस्टम में गया, मैंने देखा कि हाँ पीई में मेरा ऐसे लग गया है, अब सी साइड मूव करा तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे सी ले ली, फिर देखा कि नहीं कॉल में तो गया ही नहीं, तुरंत रिवर्स हो गया वहीं से, तो उसमें भी एसएल कट गया मेरा लो का। यू सेड कि 300-400 ट्रेड कर देता था मैं एक दिन में। ये तो सर अभी ज्यादा दिन पुरानी बात भी नहीं होगी, 100 के ऊपर एवरेज ट्रेड हो जाता था। जिस दिन मेरे 14-15 ट्रेड है उस दिन मतलब अगर लॉस भी है तो मुझे लगता था कि हाँ मैंने कुछ खोया नहीं। अगर मान लीजिए कि मैंने 20 ट्रेड किए और 5,000 का लॉस है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पास्ट में इतने लॉसेस देखे हैं कि उतना सहन करना आता है। सर पूरा दिन 9:30 पे उनको आना, 3:30 पर उनका जाना, पूरे दिन ट्रेडिंग के सामने बैठे रहना, तो सबसे बड़ा ओवर ट्रेडिंग का तो जड़ सर वही थे। पूरे दिन चार्ट लगा के लाइव आना और बताना कि बस यहाँ पे मार्केट मूव करने वाली है, यहाँ से कुछ होने वाला है, बैंक निफ्टी में फटने वाला है, निफ्टी में ये होने वाला है, मिड कैप में वो होने वाला है। सर एक तो मल्टीपल ट्रेड और दूसरा सर जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सर कि जो बहुत ज्यादा ट्रेड में करता था ना इन ए सिंगल डे कि भाई 15-20 कर लिया, कभी मल्टीपल एंट्री कर लिया। कई बार ये रहता है सर मॉर्निंग में प्रॉफिट में हुआ, जैसे मान के चलिए भाई 5-6,000 मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो थॉट प्रोसेस ये चलता था चलो 1-2 हजार और प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मार्केट मूव कर रही है, कर लेते हैं। अब 1-2 हजार प्रॉफिट और एक्स्ट्रा करने के चक्कर में मैं लॉस में चला जाता था, फिर वो रिकवरी मोड हो जाता था सर कि यार रिकवर कर लेते हैं, एटलीस्ट मेरा जीरो हो जाए, उसके चक्कर में और यूज लॉस हो जाता था। और दूसरा जब लॉस होता था तो लगता था कि इसको रिकवर कर लो। जी 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 जी। मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों केस में ट्रेड तो करना ही है नहीं नहीं सारा सर दिन। ये मिस्टेक थी, मैं कुछ ना कुछ इंट्राडे के अंदर गलत कर दूंगा जो मेरे 70 पॉइंट 80 पॉइंट में लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओह गॉड, तो रुकते क्यों नहीं थे? छोटे लॉस पे क्यों नहीं निकलते थे? निकल जाता था बट वही ओवर ट्रेड, जैसे 20 पॉइंट का मेरे प्रॉब्लम क्या हुई, 20 पॉइंट का लॉस हो गया, अब मेरे 60 पॉइंट बचे, अब मेरे दिमाग में रह गए यार 60 थे कल, 80 थे यार अब 60 रह गए हैं, शेट यार इसको हो जाएंगे कवर तो कर लो, फिर लिया, फिर 35 पॉइंट का लॉस। तो ये माइंडसेट था, तो ये माइंडसेट से फिर कन्वर्ट होते होते 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट का लॉस। मतलब चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस, ब्रोकरेज और टैक्सेस तो आपको हर ट्रेड पे देने हैं। और जब आप 50-100 ट्रेड रैंडमली कर लेते हो तो आप मार्केट के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, ब्रोकर के लिए, सरकार के लिए, एक्सचेंज के लिए काम कर रहे होते हो। अब इसके पीछे के साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? एक्शन बायस। ह्यूमन ब्रेन इन एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं करता, मतलब खाली बैठ जाओगे, कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर, तो यही बात यहाँ पे अप्लाई होती है। जब स्क्रीन पे कैंडल मूव होते हैं तो ट्रेडर को लगता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। दूसरा, लॉस अवर्जन लूप। एक ट्रेड में लॉस हुआ तो अगले ट्रेड में लॉस को रिकवर करने के लिए फोर्सफुली जबरदस्ती ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो अभी फंसा गया है वो तो वापस लेके आना है। मतलब हमने कितने ही लोगों से बात की है जो ये कहते हैं कि हमें डीमेट अकाउंट कैसे बंद करना है बता दो, हमारे डीमेट अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड ले लो, चेंज कर दो। मेरे डीमेट अकाउंट पे अगर मैं एक्टिव रहा तो बार बार पैसा डाल डाल के इसका नुकसान करता रहूंगा। उनके परिवार वालों के साथ कांटेक्ट करके उनके डीमेट अकाउंट्स को बंद करवाया है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेडिंग के कारण कितने ही लाखों करोड़ रुपए का नुकसान एक नॉर्मल इंसान कर लेता है। खैर आगे बढ़ते हैं, और छोटे लॉसेस से बड़े लॉस कैसे होते हैं का सबसे बड़ा कारण ये रीजन है, जो है मांगा हुआ पैसा, लोन, ईएमआईज। सबसे खतरनाक पैटर्न जो हमें बार बार दिखा, ट्रेडिंग ऑन बोरोड मनी। जैसे कि गेस्ट आए थे, करुणा ने अपने पिता से 5 लाख रुपए उधार दिए और उसी पैसे से ट्रेडिंग कंटिन्यू की। और फिर लकी विश्वकर्मा आए थे, उन्होंने सिर्फ 26 साल की उम्र में 18 लाख रुपए का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा लिया। ये सब बातें होती है। कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैंने फादर से बोला कि मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे को पेमेंट करना है। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरा ये स्टॉक मार्केट में अभी इतने का लॉस हो गया है, मेरे को ये पेमेंट करना है, किसी को देना है पैसा। तो उन्होंने कहीं से भी कैसे भी किया हो, बट मेरे लिए मैनेज किया सर उन्होंने। कितना लोन है अभी और कितने दोस्तों को देने हैं? ऑलमोस्ट
मेरे को 70 to 18 पे का 17 से 18 लाख और दोस्तों का नहीं सब मिलाते हैं सब मिला के अभी मेरे को 62 लाख का मैथ समझाओ। ये इतना पैसा आपके पास तो होगा नहीं। आप ये सर लोन भी लिया था सर, मैं एक टाइम पे सर 10 लोन ले रखा था, 10 लोन टोटल ईएमआई कितनी जाती थी 10 लोन की मिला के? लगभग सर 70-75 हजार EMI जाते थे। अब इसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है डेस्परेशन बायस का। जब अपना पैसा खत्म हो जाता है तो ट्रेडर सोचता है लोन लेके ट्रेड करूंगा तो लॉस रिकवर हो जाएगा, जितने का ब्याज देना है उससे ज्यादा का रिटर्न तो मैं निकाल ही सकता हूँ। सिंपल भाषा में मांगे हुए पैसे से ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे कि पेट्रोल पे आग बुझाने की कोशिश करना। चौथा रीजन, बिना एजुकेशन के, बिना किसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के स्टॉक मार्केट में सीधा आ जाना और आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग से शुरुआत करना। देखो यार, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे कॉम्प्लेक्स सेगमेंट है। इनफैक्ट ये डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग एज इट इज बना ही नहीं है, ये बना है हेजिंग के लिए। इसका आविष्कार इसीलिए किया गया था, जैसे कि हमारे गेस्ट आशीष कुमार ने कहा कि 1 लाख का प्रॉफिट 18 दिन में बना, लेकिन 3 दिन में सब वाइप आउट भी कर लिया। मुझे समझ ही नहीं आया। 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक नॉन स्टॉप मार्केट चला था। कुछ पता नहीं था, बस ऑप्शन लिए जा रहे थे, बाई किए जा रहे थे। विद इन 18 डेज ऑप्शंस में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर क्या हुआ, 3 दिन मार्केट ऐसा फॉल हुआ और 3 दिन में जितना 18 दिन में बढ़ा था वापस गिरता हुआ वही पहुंच गया। और अपना तो आदत था बस लेना और बैठ जाना है, प्रॉफिट तो मिलेगा। सर 2.5 लाख रुपए लगे हुए थे, सारे जीरो हो गए। ओ माय गॉड, मुझे लगा कि 1 लाख का 1 लाख लॉस बोलोगे, लेकिन ये तो घर से पैसा चला गया। मुझे पता नहीं था कि क्या है आखिर, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये सब मेरे को आइडिया नहीं था। लेकिन फिर मैंने पता किया कि व्हाट इज द लाइक इंडेक्स। पहले मुझे लगता था कि इंडिया विक्स में भी ट्रेड होता है, इंडिया विक्स इतना कम है तो ऐसा इसमें भी शायद ट्रेडिंग होती है क्या। तो फिर मैंने वो भी चेक किया, फिर पता चला कि नहीं, दिस इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ईयर ग्रीड इंडेक्स। उठा लिया और वो भी 9:15 पे ही उठा लिया। जैसे मार्केट खुला और मैं टीवीएस बाय दबाई, तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स, मतलब 5-10 सेकंड में मेरा 1000-1500 का प्रॉफिट हो गया। और इतना मैं तो कभी देखा नहीं था, तुरंत ही काट दिया। तो समझो कि 2-3 मिनट में अपना खेल खत्म हो गया। फिर मैं खुद ही करता रहा सर, तुक्काबाजी। कॉल मार्केट ऊपर जा रहा तो सोचा बहुत ऊपर चला गया, नीचे आएगा, ऐसे सोच के मैं करता रहा। तो सर मैंने 2 लाख समथिंग लॉस कर लिया था। अब इन बातों के पीछे के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है? इल्यूजन ऑफ नॉलेज। यूट्यूब रील्स या टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट देख के लगता है कि बस कॉल पुट खरीदना है और पैसा डबल हो जाना है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। जितना कम नॉलेज उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ट्रेडर को लगता है कि वो समझ गया है, जबकि असली में उसे बेसिक्स तक नहीं पता। इसको डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी कहते हैं। आप लोगों में से शायद आज भी कई लोगों को पता नहीं होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक टाइम डिके थीटा का फैक्टर भी होता है, जो कि हर सेकंड पैसे को खा रहा होता है। जो इस कॉन्सेप्ट को समझता ही नहीं है उसके लिए प्रॉफिट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्ट्राइक प्राइस, आईटीएम, ओटीएम, वोलेटिलिटी, डेल्टा, गामा जैसे कॉन्सेप्ट बिना समझे ट्रेड करना मतलब अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। अगला प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, ईगो, रिवेंज ट्रेडिंग, एडिक्शन। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कभी चार्ट या ब्रोकर नहीं होता है, सबसे बड़ा दुश्मन ट्रेडर का अपना दिमाग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यश रावल जो हमारे गेस्ट आए थे लॉसेस एंड लेसन्स में, उन्होंने कहा कि मुझे तो ग्रीन ही रहना है, चाहे सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट ही क्यों ना हो। अभी ट्रेडिंग में ईगो को ऐड करने का सबसे क्लासिक केस है। इंतजार करेंगे एक बड़े ग्रीन कैंडल का। ग्रीन कैंडल का एक तो घर में अचार बन रहा होगा और दूसरा ये होममेड स्ट्रेटजी बन रही होगी। हाँ यही है, स्ट्रेटेजी बोलो जो बोलो यही है। माइंड ये कहता था सर यहाँ पैसा गया तो यहीं से आएगा, यहाँ पैसा गया तो यहीं से आएगा। और उस टाइम पे सर ना ये यूट्यूब पे इतने ज्यादा वीडियो वगैरह आते थे, इतनी स्ट्रेटजीज आती थी कि मैं सारा दिन वो स्ट्रेटजीज ऑफिस टाइम से आने के बाद वही देखता रहता था। करुणा, ये तो ईगो हो गया ना कि यहाँ से गया है मैं यहीं से लेके आऊंगा। सिर्फ मेरी साइकी वहां से खराब हुई कि यार 16-17 हजार आ गया, प्रॉफिट तो है, आ ही जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह हुआ और एक दिन ऐसा हुआ कि जो मैंने प्रॉफिट किया था, एक दिन 20,000 लॉस पे एग्जिट किया। फिर उसके 2-3 दिनों के बाद फिर थोड़ा रिवेंज मोड में आया कि यार इतना मेहनत से मैंने 1 महीने पर 50,000 रुपए कमाया, एक दिन में 20,000 चला गया। ये दोस्त का या ग्लोरिफिकेशन का या यूट्यूब का या किसी इन्फ्लुएंसर का, किसका मेजर रोल था इसमें? इसमें किसी का रोल नहीं था बेसिकली, इसमें मेरा एडिक्शन था ट्रेडिंग के लिए। ओके। हाँ, मुझे जो एडिक्शन हो गया था ट्रेडिंग से, तो मैं काम ही नहीं कर पाता था। एक कोई बंदा जो एडिक्ट हो गया है ट्रेडिंग में, उसके लिए वर्चुअल मनी और रियल मनी सेम हो जाता है। अगर मैं वर्चुअल ट्रेड भी लेता हूँ और मेरा ट्रेड सही है ना, तो आई गेट द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस व्हेन आई अर्न द मनी। अब ये चीज अगर मैं 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू कर लूँ तो बस मार्केट तो पूरे साल खुली है सर, पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं। मतलब मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने इतने पैसे लूज कर दिए।
हर बार लॉस होने पर लगता है कि अब मैं रिकवर करके दिखाऊंगा, और हर बार प्रॉफिट आने पे लगता है अरे यार होल्ड कर लेता तो ज्यादा पैसा मिल सकता था। और तो और लॉस में जा रही ट्रेड को एवरेज करना एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। उनको लगता है कि मैं अभी जो बाय कर रहा हूँ बहुत सस्ते में मिल रहा है और मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये ऊपर आएगा, वापस आएगा, और जब आएगा तो इतने सस्ते से प्राइस पे एंटर किया हुआ मैं कितने बड़े प्रॉफिट में जा सकता हूँ, इसको तो ऊपर आना ही है। खैर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसको कहते हैं होप ट्रेडिंग। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। ज्यादातर लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी सही है, लेकिन मार्केट उनके हिसाब से चलने में थोड़ा समय लेगी। तो अगर वो छोटे लॉस में चल रहे होते हैं तो वो पोजीशन में बने रहेंगे उस होप के साथ कि मार्केट उनकी दिशा के हिसाब से मूव करेगा। ये कितने ही लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के साथ कुछ केसेस में एक कॉमनैलिटी दिखी, एक उम्मीद की किरण पे ट्रेडिंग करना। ये जो वापस आने की जो सोच है कि वापस मार्केट अपने आप से ऊपर आता है, ये किस बेस पे? होप ट्रेडिंग, ओनली होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग, दिस इज अ न्यू वर्ड एंड परफेक्ट वर्ड। उम्मीद पे दुनिया कायम है तो दुनिया में स्टॉक मार्केट भी आती है। ये होप तो अभी तक था मेरे लाइफ में कि मैं सही हूँ। अगर मेरे अकाउंट मतलब जीरो होते थे, मैं सोचता था कि अगर मैं कोई ट्रेड गलत लिया हूँ तो मेरे पूरे कैपिटल वो लेके जा रहा है। मतलब अगर मैं 1 लॉट गोल्ड में लिया हूँ, अगर मेरे पास 5 है तो इतना मूवमेंट दे रहा है कि वो मेरा जीरो हो जा रहा है, मैं वहां तक वेट कर रहा हूँ। तो जब मैं गोल्ड में प्रॉफिट के ट्रेड जब रहता था ना, 1000 चाहे $500 ऐसे प्रॉफिट में जाता था, तो मैं सोचता था कि मैं सही हूँ, क्योंकि मैं वहां भी तो कोई ना कोई एंट्री किया होगा ना, तभी तो मेरे पूरा जीरो हुआ है। तो मैं खरीद लेता था और उसमें कुछ प्रॉफिट में निकलता था, कुछ लॉस में निकलता था। आपको ये होता था आइडिया कि मैं इस दाम पे या इस दिन, मतलब या तो टाइम का कि इतने समय के लिए मैं इन्वेस्टेड रहूंगा इसमें, या मैं इतने प्राइस तक इन्वेस्टेड रहूंगा, ये इसका आइडिया लेके चलते थे जब आप स्टॉक खरीदते थे? नहीं, अगर मैं इसको थोड़ा गेस वर्क कहूँ, विल आई बी कंप्लीटली रॉन्ग? गैस वर्क कह सकते हैं, होप होप बोलूंगा मैं इसको, गैस वर्क नहीं। होप कि यहाँ से एक होप है मेरे को, एक आशा है कि ऊपर जा सकती है मार्केट। अब यार पोजीशन लॉस में चल रही है, बट ट्रेडर सोचता है कि मार्केट वापस आएगा, बस थोड़ा और रुक जाता हूँ। लॉस 1000 से 10,000 बन जाता है, फिर भी एग्जिट नहीं करता, क्योंकि अभी भी होप बोलता है अभी रिवर्सल होगा, अब मार्केट वापस आएगी, मेरे हिसाब से सेटअप बनेगा। लेकिन एक्चुअल में ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, संक कॉस्ट फैलेसी भी कहते हैं। जब पैसा ऑलरेडी डूब चुका होता है तो ट्रेडर सोचता है कि अभी और वेट करना ही सही है, क्या नुकसान हो जाएगा। ट्रेडर अपनी रनिंग पोजीशन से इमोशनली अटैच हो जाता है, जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी हो। इसको एंडाउमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। और सवाल ये बन जाता है कि सेबी जो करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो काफी है? वीकली एक्सपायरी हटा दोगे, मार्जिन बढ़ा दोगे, लेकिन लालच, इग्नोरेंस, ओवर ट्रेडिंग, एजुकेशन की कमी, साइकोलॉजिकल इश्यू, मिसकंसेप्शंस, इजी एंट्री और साथ जुड़े हुए होप ट्रेडिंग का समाधान इन रूल चेंजेस से क्या सच में हो पाएगा? खैर, प्रॉब्लम समझ लिए, सॉल्यूशंस क्या है? देखो यार, इतनी डिटेल में जाएंगे नहीं, वीडियो ऑलरेडी बहुत डिटेल हो चुका है। वी प्रोबेबली विल कवर दिस इन अ सेपरेट वीडियो, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता। सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशंस। एंट्री एग्जाम फॉर एफ&ओ। जैसे यार ड्राइविंग लाइसेंस के बिना रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते, वैसे तो थार वाले पता नहीं क्या क्या चला लेते हैं, वैसे ही बिना रिस्क अवेयरनेस के एग्जाम पास किए ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं होना चाहिए। इससे एजुकेशन का इशू रिजॉल्व होता है। देन कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। देन दूसरा पॉइंट, कूलिंग ऑफ पीरियड। नए अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 3 से 6 महीने सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में आने दिया ही ना जाए। इक्विटी या म्यूचुअल फंड तक लिमिटेड रखो, मार्केट समझो कैसे चलती है, किस दिशा में एनालिसिस होता है। डायरेक्ट एफ&ओ का एक्सपोजर उनको ना दिया जाए। तीसरा, लिमिट्स ऑन पोजीशन साइज। नए ट्रेडर्स को छोटे साइज में ही शुरू करना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ सकता है कि छोटा ट्रेडर को समझ नहीं है, लेकिन वी आर सेइंग दैट यू स्टार्ट स्मॉल, एनीथिंग दैट स्टार्ट स्मॉल कैन ग्रेजुअली बिकम बिग। डिसिप्लिन के साथ अगर वो सरवाइव करे तभी एक्सपोजर बढ़ सकता है। इससे बड़ा कैपिटल ब्लो हो जाने में एक रुकावट आती है। इनफैक्ट इससे एक बेहतर लर्निंग कर्व भी बनता है। चौथा, ओवर ट्रेडिंग ब्रेक्स। अगर कोई दिन भर में 50, 100 एनी कॉन्फिगरेबल वैल्यू से ज्यादा ट्रेड करता है तो ब्रोकर सिस्टम पे एक पॉज वार्निंग आ सकती है। इससे ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक सॉल्यूशन मिलेगा, और ओवर ट्रेडिंग को सॉल्व कर दिया, अगर किसी भी तरीके से सॉल्व कर दिया, तो एक मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स का जो लॉस है वो काफी कम हो जाएगा। अगर सेबी को रियल चेंज लाना है तो फोकस मार्जिन या एक्सपायरी पे नहीं, ट्रेडर के ऊपर करना पड़ेगा, जिसको
पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर दे आर ट्राइंग टू सेव, और उसको फिगर आउट करने के बाद उस हिसाब का सॉल्यूशन, चाहे वो एजुकेशन की तरफ है, अवेयरनेस की तरफ है, बिहेवियरल साइकोलॉजिकल चीजों को सेफ गार्ड करने के ऊपर है, वट एवर दैट सॉल्यूशन भी। वरना मार्केट हमेशा नए आशीष, सचिन, शुभम, उमंग, करुणा लाती रहेगी, और अगर उनके आ जाने के बाद उनका इतना बड़ा लॉस हो जाता है तो क्या सच में उनकी पूरी गलती है या कोई और भी जिम्मेवार आज की तारीख में भी है? इस पॉइंट के ऊपर आपकी क्या सोच है दोस्तों? कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल अच्छे से कीजिए और बताइए, दिल से बताइए, दिमाग से सोच के बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉल्यूशन। अभी के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।